हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वापस से पढ़ेंगे टैक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो टैक्स में टैक्सेशन पढ़ते समय बहुत बार फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे टर्म्स जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किए गए हैं। लेट्स बिगिन। बेसिकली टैक्स क्या है? तो टैक्स एक वॉलंटरी फी है जो इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट एंटिटी एनफोर्स करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। बेसिकली गवर्नमेंट आपसे एक फी वसूलती है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स और बाकी सारी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ को हेल्प हो सके। गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटीज़ करती हैं, रोड बनाना, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हेल्थ, इन सब पे जो खर्चा करती है वो बेसिकली आपके टैक्स के पैसों से ही कमाई करके होता है। अब टैक्स कौन कौन से तरह के हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट लेवी करती है? तो है इनकम टैक्स, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे करती हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जो आपके इसके ऊपर लेवी किया जाता है, हाउसेस पे, प्रॉपर्टीज पे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और स्टैम्प ड्यूटी। ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट लेवी करती है। अब देखते हैं दूसरे टर्मिनोलॉजीज। बेसिकली आप कि कोई भी टैक्स जो आप भरते हैं वो दो कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक है डायरेक्ट टैक्सेस, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आप एज एन इंडिविजुअल या एज ए लीगल एंटिटी कंपनी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं। जैसे कि हो गया आपका इनकम टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपके शेयर्स के ट्रांजैक्शन पे लगता है, या फिर कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट्स जो इनकम टैक्स पे करती हैं वो। सो ये सारे आपके डायरेक्ट टैक्सेस में कवर होते हैं और आप ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? तो आपका जीएसटी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? वो टैक्स आप जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज जो सेल करते हैं उसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स आता है, और ये टैक्स आपका गुड्स और सर्विसेज की प्राइस को बढ़ा देता है। इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए अब देखते हैं कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज। तो असेसी किसको बोलते हैं? आपके हिसाब से असेसी कौन है? तो असेसी इज नन अदर देन द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर को हम टैक्सेशन में असेसी बोलते हैं। जो भी इंसान टैक्स भरता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो गया, कंपनी हो गया, एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया, ट्रस्ट हो गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गए, तो बेसिकली असेसी टैक्स पेयर को ही बोलते हैं जो टैक्स भरता है। दैट इज द टर्म असेसी। दूसरा फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला टर्म है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स क्या है? तो इनकम टैक्स वो टैक्स है जो असेसी पे करता है जब उसकी इनकम बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट क्रॉस करती है तो उसे भरना पड़ता है। जैसे कि इस वक्त की ये साल की नो टैक्स लिमिट है 3 लाख रुपीज। अगर आप 3 लाख रुपीज से ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। दैट इज द नो टैक्स लिमिट या मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। आपका स्लैब रेट का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो नो टैक्स लिमिट होता है। फिर बढ़ते हैं हम गुड्स एंड सर्विस यानी जीएसटी टैक्स। जीएसटी, व्हाट एग्जैक्टली इज जीएसटी? तो जीएसटी वो टैक्स है जो आपके सप्लाई चेन पे लेवी किया जाता है फॉर एनी क्रेडिट दैट इज अलाउड ऑन एनी टैक्स पेड ऑन इनपुट। इनपुट सर्विसेज जो लगती हैं उसके ऊपर जो हमने जीएसटी पे किया होता है उसका क्रेडिट हमें मिलता है। और जीएसटी में 2 से 3 तरह के टैक्सेस हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो टैक्स डिवाइड हो जाता है उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी बोलते हैं। अब देखते हैं दूसरे टर्मिनोलॉजीज। एक्साइज ड्यूटी।
अगेन एक्साइज ड्यूटी एक तरीके का टैक्स है जो आप पे करते हैं, बट ये एक्साइज ड्यूटी तब लेवी की जाती है जब गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं इंडिया में, तो उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ये एक्साइज ड्यूटी का जो भी पैसा एज टैक्स कलेक्टेड किया जाता है वो आपका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच डिवाइड किया जाता है। देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी को इम्पोर्ट ड्यूटी भी कहा जाता है, और बेसिकली जो भी गुड्स इंडिया में इम्पोर्ट होके आते हैं उनके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी पे करना होता है, या इम्पोर्ट ड्यूटी। इसका रेट आपको कस्टम टैरिफ में मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट गुड्स यू आर इम्पोर्टिंग। आपका कस्टम टैरिफ का टेबल बता देगा कि उसके ऊपर इतना परसेंटेज कस्टम ड्यूटी लगेगा। चलिए फिर हम समझते हैं व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल एंड एंडिंग विथ मार्च। आपका फाइनेंशियल ईयर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स है जो अप्रैल से स्टार्ट होकर मार्च में खत्म होता है हर साल। और इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जितनी भी इनकम कमाई है उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना रहता है। सो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर इज यूज्ड in various governmental businesses in by the corporates as well as by chartered accountants to calculate different taxes to be paid to the government. So basically government refers to financial year. अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है? तो असेसमेंट ईयर एक साल आगे चलता है फाइनेंशियल ईयर के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 अगर वो फाइनेंशियल ईयर है तो उसका असेसमेंट ईयर होगा 21-22। एक साल हमेशा आगे चलेगा असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स की जितनी भी हियरिंग्स होती हैं या जितने भी करस्पॉन्डेंसेस होते हैं, सर्कुलर्स होते हैं, उसमें हमेशा असेसमेंट ईयर की हिसाब से ही बात की जाती है, ना कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। टीडीएस या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस क्या है? बेसिकली टीडीएस कुछ नहीं बट आपका इनकम टैक्स है जो आप एट सोर्स कट जाता है। जब आपको किसी से कोई पेमेंट मिलने वाली होती है तभी कट जाता है, सामने वाला पर्सन ही डिडक्ट करके आपको बैलेंस पेमेंट देता है। जब आपकी पेमेंट की जो लिमिट है वो एक्सीड कर जाती है, जैसे कि कमीशन, कमीशन में अगर 15,000 के ऊपर का कमीशन आपको मिल रहा है, मोर देन 15,000, देन टैक्स इज टू बी डिडक्टेड बाय द कॉर्पोरेट पेइंग यू दैट कमीशन। सो बेसिकली टीडीएस कुछ नहीं बट इनकम टैक्स है जो एट सोर्स ही कट जाता है। इसके अलग अलग रेट्स हैं जो हम बाद में देखेंगे दूसरे वीडियोस में। टैन नंबर। अब टैन नंबर क्या है? टैन नंबर इज an अल्फा न्यूमेरिक नंबर बेसिकली, जो आपके सारे करस्पॉन्डेंसेस में मेंशन होता है जहाँ पे टीडीएस इन्वॉल्व है, जैसे कि टीडीएस के रिटर्न्स, टीडीएस के पेमेंट चलान्स, टीडीएस का सर्टिफिकेट, इन सब में आपको टैन नंबर मेंशन करना है। हर उस इंसान को जिसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है उसे टैन नंबर की जरूरत पड़ती है, बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंशन ऑन ऑल द करस्पॉन्डेंसेस इन्वॉल्विंग टीडीएस। सो बेसिकली ये आपका टीडीएस हो गया। टीडीएस टैन नंबर होने पर ही आप काट सकते हैं। आपको जब टैन अलॉट किया जाता है उसके बाद ही आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं किसी का। फिर बात करते हैं 26AS। अब 26AS क्या है? टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट बोलते हैं और पॉपुलरली नोन एज 26AS ही बोलते हैं उसको। इसमें आपके सारे डिटेल्स आ जाते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक किन किन लोगों ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया, कितना टीडीएस डिडक्ट किया, कितनी इनकम थी आपकी, कौन से फाइनेंशियल ईयर को रिलेटेड है, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना भरा है, आपने एडवांस टैक्स कितना भरा है, आपको रिफंड कितना ड्यू हुआ है या मिला है, या फिर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस अगर आपने की है तो वो भी इसमें रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो टीडीएस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें आपका पूरा चिट्ठा पता किया जा सकता है। All things about you will be known, how much income you earn, that will be known from this tax credit statement. इसके अंदर आपका टैक्स टैन नंबर मेंशन होता है एम्प्लॉयर का,
इसके अलावा जो जिन पार्टीज ने आपका डिडक्ट किया है उनका भी टैन नंबर मेंशन होता है। इनकम कितनी आपने डिडक्ट की, मतलब कितनी इनकम पे आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और टीडीएस कितना कटा है उस इनकम पे, सारे डिटेल्स इसके अंदर आ जाते हैं। अब सेल्फ असेसमेंट टैक्स। सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है? आपको टैक्स पे करना है, उसकी एक कैलकुलेशन होती है, वो पूरी टैक्स लायबिलिटी आप कैलकुलेट करते हो। उस टैक्स लायबिलिटी में से टीडीएस और एडवांस टैक्स को निकालने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है जो आपको पे करना पड़ेगा, उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं थ्रू अ चालान, ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। और चालान नंबर 281 होता है जिसमें आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स अपना भर सकते हैं। सो बेसिकली फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो टीडीएस और एडवांस टैक्स निकाल देने के बाद आपकी बचती है, जो आप पे करते हैं, उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स हमें तब भरना होता है जब हमारी टैक्स लायबिलिटी मोर देन 10,000 रुपीज है। एनुअल टैक्स लायबिलिटी आपकी 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है। ड्यूरिंग द डिफरेंट इंटरवल्स जो उसकी ड्यू डेट्स दी गई है उस हिसाब से आपको आपकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है आईटी डिपार्टमेंट को। दैट इज एडवांस टैक्स एंड इट शुड पेड इन लम सम। फिर बात करते हैं फॉर्म 16। फॉर्म 16 क्या है? तो फॉर्म 16 एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपको एम्प्लॉयर से मिलता है जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है सैलरी रिलेटेड। सैलरी कितनी मिली, डियरनेस अलाउंस कितना था, एलटीए कितना था, एचआरए कितना था, फिर टैक्स कितना कटा, टीडीएस का कंपोनेंट क्या था, फिर 80 चैप्टर 6A के डिडक्शंस कौन कौन से थे जो मैंने लिए हैं, यूज किए हैं, मेडिक्लेम आपने कितना भरा हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपके फॉर्म 16 में आ जाती हैं। जनरली आपको ये फॉर्म 16 15 जून नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर में मिल जाता है। उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, फॉर्म ए फॉर्म बी। दो तरह के फॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉर्म 16 में अटैच करके मिलते हैं एंड इट इज गिवन टू एवरी सैलराइड एम्प्लॉय। सो और ये आपका फॉर्म 16 आपको सैलरी रिटर्न भरने में भी बहुत काम आता है। सो यू नीड टू एंश्योर दैट यू रिसीव योर फॉर्म 16 फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। अब बात करते हैं एग्जम्प्ट इनकम की। एग्जम्प्ट इनकम क्या है? बेसिकली जो इनकम टैक्सेबल नहीं है उसको एग्जम्प्ट इनकम बोलते हैं। किसी तरह की एग्रीकल्चरल इनकम, ग्रेचुटी का अमाउंट मिलना, या फिर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पे पैसा मिलना, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या सुपर एन्युएशन फंड से पैसा मिलना, एचआरए का पैसा मिलना, ये सब आपकी एग्जम्प्ट इनकम में आता है। फिर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। हम लोगों को काफी सारी रिलीफ और कंसेशन दिया गया है फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स। दीज आर कॉल्ड डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। मतलब एटीसी में जब आप एलआईसी में पैसा भरते हो या होम लोन का प्रिंसिपल भरते हो, ट्यूशन फी भरते हो अपने बच्चों की स्कूल की, या पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो, तो ये सब एटीसी में आता है। एटीडी में मेडिक्लेम आता है, एटीसीसीडी में एनपीएस आता है। तो ये सारे जो डिडक्शंस हैं वो आपको चैप्टर 6A में मिल जाएंगे। बेसिकली टैक्स कंसेशंस हैं जो जो डिटेल में है आपको दिए गए हैं चैप्टर 6A में। अब बात करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज क्या है? जब आपकी इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाती है तो आपको टैक्स के साथ एडिशनली सरचार्ज भरना पड़ता है, जो जनरली 50 लाख के अबाव है तो 10%, 1 करोड़ को क्रॉस करेंगे तो 15%, 2 करोड़ को क्रॉस करेंगे तो 25% और 37% इफ इट इज क्रॉसिंग 5 करोड़। दिस इज ओल्ड टैक्स रेजिम की बात कर रही हूँ। तो ये सरचार्ज आपको इन लिमिट्स को क्रॉस करने पे आपको भरना पड़ता है। Education cess is again 4% of the income tax liability that you're paying। जो आपने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करी है उसके ऊपर आपको 4% जो भरना पड़ता है अपार्ट फ्रॉम सरचार्ज, दैट इज यू हैव टू पे एजुकेशन सेस। अब बात करते हैं फॉर्म 15G और 15H। बेसिकली फॉर्म 15G और 15H वो फॉर्म्स हैं
जो आप अपने बैंकर को सबमिट करते हो ताकि वो आपका टीडीएस न काटे. These are forms which are submitted to the banker so that it does not deduct your TDS on FD interest whatever you are liable to receive. इसमें पैन नंबर मेंशन होना ज़रूरी है. कुछ बैंक्स ऑनलाइन भी एक्सेप्ट करती हैं, बट फॉर्म 15G और 15H सिर्फ रेसिडेंट इंडियंस के लिए एप्लीकेबल है. NRIs कैन नॉट फिल दिस फॉर्म. NRIs आर नॉट लायबल टू फिल दिस फॉर्म. ये आपको ध्यान रखना है. That's it for this video. Thank you.